हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आज से डाटा इंटरप्रिटेशन और ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ बच्चों डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। अगर हमारी ये पूरी क्लास अच्छे से हमें समझ में आती है, जो कि 100% आएगी, तो उसके बाद मैं आपको इसमें अलग अलग पार्ट्स करवाऊंगा। कौन कौन से पार्ट्स आएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आने वाली हैं सारी चीज़ें। आज की क्लास में कई चीज़ें पढ़ाने वाला हूं मैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड 4 to 5 वीडियोस आपके पास आने वाली हैं टोटल मिला के, जिनमें जिस जिस तरह के सेट्स पेपर में आए हुए हैं, जिस जिस तरह के सेट पेपर में आ सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा बच्चों, डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है सर, और इसका क्या रोल है एग्जैक्टली, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्यों ये पढ़ा जाता है, क्यों इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं बच्चों, बट लेट्स स्टार्ट नाउ। बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन पे। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में दो वर्ड हैं, एक है डाटा और दूसरा है इंटरप्रिटेशन। तो क्या फर्क है सर, क्या चीज होती है ये, तो मैं आपको पूरा बताता हूं बच्चों। अब डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, डाटा को इंटरप्रिटेट करना, डाटा को समझना, उसको एनालाइज करना, किसी डिसीजन पे पहुंचना, कैलकुलेशन या बिना कैलकुलेशन के। तो ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं आपको, इसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। हमें डाटा को समझने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज, फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा को कलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। थोड़ा सा आप जरा 2-4-5 मिनट एक बार देखिए यहां पे जो मैं बातें बता रहा हूं, फिर देखना कितना मजेदार आगे इसको मतलब ये टॉपिक हो जाएगा हमारे लिए। तो बच्चों, पहला स्टेप है डाटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। भाई किसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उस चीज से रिलेटेड हमारे पास डाटा होना चाहिए सर। यस, तो कलेक्शन ऑफ डाटा, वो डाटा किसी भी चीज का हो सकता है। मान लीजिए आपका एक बच्चों सेक्शन है स्कूल में, उस सेक्शन में आपके मतलब लेट्स सपोज कि 40 स्टूडेंट्स हैं, और आप लोगों ने सबने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम या एक पेपर दिया, उस पेपर में सभी बच्चों के मार्क्स आए, तो वो मार्क्स सभी बच्चों के मैडम ने नोट डाउन कर लिए। तो वो सारा क्या है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। सेकेंड है स्टेप हमारा रिप्रेजेंटेशन। देखो, डाटा को इंटरप्रेटेट करने के लिए दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसकी रिप्रेजेंटेशन सर? डाटा की रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, जब तक उस डाटा को आप किसी टेबल में, किसी लाइन चार्ट में, किसी पाई चार्ट में, किसी बार चार्ट में, किसी और चीज में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आप उसको इंटरप्रेटेट नहीं कर सकते, है ना। हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं हम लोग, और क्रिकेट मैच में आपने देखा हो कभी तो बीच बीच में, है ना, वो एक डायग्राम बना होता है जिसको बार चार्ट बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लाइन चार्ट बोलते हैं। टेबल बनी होती है, तो वो सारा क्यों बना के दिखाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके बार चार्ट बना होता है। वो बार चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि किस ओवर में कितने रन बने हैं, कौन सा ओवर मिडन गया है, वो बार चार्ट से बड़ा आसानी से पता लग जाता है हमें। वही है ना, कौन से ओवर में सबसे कम रन बने हैं, कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बने हैं, तो वो सारा बिल्कुल आप एकदम एक बार चार्ट में देख सकते हैं। बार चार्ट होता है हमारा इस तरह से, कुछ हिस्टोग्राम बना होता है, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर जो होती है, वो हमें डाटा को बड़े आसानी से समझने में हेल्प करती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसकी क्या क्या फॉर्म होती हैं, तो सबसे सिंपल फॉर्म तो बच्चों इसकी होती है टेबल। कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो टेबल बना दो। तो टेबल पे हमें क्वेश्चन मिलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। एक टेबल बनी होती है, उसको हमें इंटरप्रिटेट करना होता है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ग्राफ। अब ग्राफ किस किस तरह के होते हैं बच्चों? जनरली हमसे 3 तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो पाई चार्ट्स पे बनते हैं हमारे क्वेश्चंस, या हमारे क्वेश्चंस लाइन चार्ट्स पे बनते हैं, या फिर हमारे क्वेश्चंस बार चार्ट पे बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारी लगभग एक एक क्लास है बच्चों। तो मैंने जैसा बोला आपको 4 से 5 वीडियो आने वाले हैं हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन के। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने देखा था कॉमेंट बॉक्स में, कि सर हमें सिलेबस बता दो कि सिलेबस में क्या कुछ आप कैसे करवाने वाले हो। तो बच्चों, अभी अगर जो बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से बता सकता
हूं। तो अभी मैंने यहाँ पे जैसे हम डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे 4 से 5 वीडियो में, और ऐसे ही फिर लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं आप लोगों को, चाहे वो ब्लड रिलेशंस हो, चाहे कैलेंडर्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूं। तो डाटा एज फार एज लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न, बहुत मजे मजे में हम सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, और एक एक क्लास में लगभग हो जाते हैं हमारे। डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें पूरा पूरा सेट मिलता है हमें, 4-4 5-5 क्वेश्चंस का, और 2-3 सेट हमें मिल जाते हैं, तो इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। दूसरा रहा क्वांट में हमने अब ज्योमेट्री शुरू की है बच्चों, और ज्योमेट्री में भी आपके मिनिमम 7 से 8 वीडियोज आने वाले हैं। वो एक टॉपिक नहीं है ज्योमेट्री एक मॉड्यूल है, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ज्योमेट्री के बाद अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं जिसमें आप हायर मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, और फिर अरिथमेटिक के भी कुछ टॉपिक और हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिए जैसे कि टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर्स एलिगेशन। कुछ टॉपिक्स अभी बाकी हैं, वो टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल करवाए जाएंगे। तो सारा कुछ एकदम हमारा बिल्कुल फिगर आउट है, आप चिंता मत करिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करवा दूंगा, मैं बोल दूंगा टीम को कि आपके साथ सिलेबस कैसे होने वाला है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो वो टेंटेटिव रहेगा बच्चों, उसको फाइनल मत मानिएगा, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हमें टॉपिक्स को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट येस, मोर और लेस जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी हम करने वाले हैं। तो फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, थोड़ा आगे निकल गया मैं। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के ये सारे तरीके थे। एक लास्ट स्टेप होता है बच्चों इंटरप्रिटेट करना। किसको इंटरप्रिटेट करना? जो डाटा है हमारा, इंटरप्रिटेट करना। अब इसका मतलब क्या होता है सर? इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एनालाइज करना, डाटा को एनालाइज करना। और एनालाइज क्यों करते हैं सर? किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए। बच्चों अल्टीमेटली आप डाटा को एनालाइज क्यों करते हो? देखो अभी आप किसी कॉलेज में जाने वाले हो, कल को किसी जॉब में, किसी कंपनी में आप जॉब करोगे, तो अल्टीमेटली आपको डाटा एनालाइज करना पड़ेगा। चाहे आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ रहे हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, चाहे इनकम स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, चाहे किसी मार्केटिंग टीम में हो, तो आप एनालाइज कर रहे हो कि पिछले साल में सेल्स कैसी हुई, प्रॉफिट्स कैसे हुए, वॉल्यूम कितना था, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल्स हुई, किस प्रोडक्ट की कम सेल्स हुई। तो ये सारी चीज़ें कैसे एनालाइज की जाती हैं, है ना? ये सारी चीज़ें कैसे एनालाइज की जाती है? पहले उनसे रिलेटेड डाटा निकाला जाता है सारा, फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है इनमें से किसी फॉर्म में, और उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट हमें चलाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें, ये कंक्लूजन्स कैसे पहुंचते हैं? डाटा को इंटरप्रिटेट करके। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉट फ्रॉम ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक्चुअली आप जो जॉब करने वाले हो, कहीं पे भी काम करने वाले हो, तो डाटा को तो आपको एनालाइज करना ही करना पड़ेगा। तो आई होप सो इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों को समझ में आई। मैंने 5-7 मिनट बच्चों इस चीज़ पे लगाए हैं अभी तक, और यही बताने के लिए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे हमारी 4-5 क्लासेस टोटल आने वाली हैं। तो बच्चे कहते हैं कि सर अब इस टॉपिक में आप हमें आज क्या करवाओगे? तो बच्चों आज मैं तुम्हें कुछ पहले से जो चीज़ें पता होनी चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। डाटा इंटरप्रिटेशन की अगली क्लास जो आएगी उससे पहले आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। ऐसे ही क्लास मत वॉच करिएगा, ऐसे ही ये वीडियो नहीं छोड़ सकते हम। तो वो चीज़ें क्या है मैं वो बता देता हूं। तो बच्चों चीज़ें क्या है? सबसे पहले थिंग्स जो आपको अपने से याद रखनी है ऑन योर ओन, ये सारी चीज़ें आपको पहले से नोट्स बना के रखने हैं। और नोट्स बना के बच्चों आप मेरे को बता भी सकते हो कमेंट बॉक्स में कि सर हम बढ़िया से करके आए हैं, और फिर हमने आपका सेकंड वीडियो वॉच किया डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यूज में निकालना, ये आना चाहिए हमें। अगर नहीं निकालना बच्चों, ये सारी चीज़ें थिंग्स टू लर्न, ठीक है, समझ गए ना आप? ये सारी अपने आप ही सीखनी है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये किस चीज़ से रिलेटेड है सर? ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन हो और कैलकुलेशंस ना हो ऐसा बहुत कम होता है। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल बहुत बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन हमारे कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, बट कैलकुलेशन बेस्ड हमारे सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है और इसका डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या यूज है, मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये लिख लीजिए कि कोई भी अगर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो यदि आप उसको इनटू 100 कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू परसेंटेज में बदल जाती है। कब सर? अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आप उसको इनटू 100 कर देते हो तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी परसेंटेज में बदल जाती है।
जैसे कुछ फ्रैक्शन आपको जो याद रखने हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहला है हमारा 1/2, तो इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज में कितनी होगी, परसेंटेज में बताइए। ये फ्रैक्शन है, मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे 50%, इंटू 100 किया है हमने। 1/3 अगर मैं परसेंटेज में पूछूं आपसे, इंटू 100 करेंगे आप, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 33.33%। 1/4 कितनी आएगी, 1/4 कहेंगे बच्चे कि सर ये 25%। इसी तरह से 1/5 हमारी वैल्यू कितनी होगी, 1/5 इज 20%। 1/6 कितनी होगी, 1/6 वैल्यू बनती है हमारी 16.66%। ऐसे ही 1/7 कितना बनेगा सर, 1/7 होगा बच्चों 14.28%। ये पॉइंट है 14.28%। ये कैसे आ रही है सर वैल्यू, ये बच्चों इंटू 100 करके आ रही है। 1/8 की बात करूं तो दिस इज बेसिकली 12.5%। 1/9 की यदि बात करूं तो दिस वैल्यू इज 11.11%। और अगर मैं 1/11 की बात करता हूं तो दिस वैल्यू इज बेसिकली 9.09%। और एक और याद रखिएगा, ज्यादा नहीं याद रखनी, 1/12 तक बता रहा हूं, इतनी वैल्यू याद कर लेना, ठीक है, याद करनी पड़ेगी हमें। एक 1/12 वो लिख लीजिए, 1/12 इज बेसिकली 8.33%। बच्चे कहते हैं कैसे याद करेंगे सर, क्वेश्चन करते करते याद हो जाती हैं, लेकिन एक बार अपने हाथ से जरूर दोबारा लिखना और अपने से निकालना। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए सर डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए, इसके अलावा बच्चों आपको टेबल्स आनी चाहिए। बच्चे कहते हैं टेबल्स आती हैं सर हमें, बच्चों आपको 20 तक की टेबल्स आनी चाहिए। बच्चे कहते हैं आती है सर, तो मुझे 19 की टेबल जरा बोल के बताओ, मैं आपकी फीलिंग्स को समझूंगा, ठीक है। अगर आपको 19 की टेबल आती है तो मैं एज्यूम कर सकता हूं आपको 20 तक की टेबल्स आती हैं। नहीं आती है, गलती कर रहे हो, तो बच्चों उल्टा लिखना शुरू करना, 20 की मत लिखना, 19, 18, 17, 16, 15, 14। जब आप अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये आने लग गई हैं हमें, तो मैं मान लूंगा कि आपको 20 तक की आती हैं। बहुत जरूरी है ये डाटा इंटरप्रिटेशन में। स्क्वेयर्स हमें कहां तक आने चाहिए सर, स्क्वेयर आने चाहिए बच्चों आपको 25 तक, 1 स्क्वेयर से लेके 25 स्क्वेयर तक, ठीक है। इसके बारे में मैं क्या बात करूं, ये लिख के देख लेना एक बार अपने हाथों से। बच्चे कहते हैं आते हैं सर, बच्चे स्टार्टिंग के सुना देते हैं 10-12, आगे भूल जाते हैं, है ना। 19 का स्क्वायर पूछो तो बच्चों को बहुत कम पता होता है, 23 का स्क्वायर पूछो तो बच्चों को बहुत कम होता है। तो एक बार लिख लीजिएगा 1 स्क्वायर, जैसे कि 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। तो ऐसे चलते चलते आप लिख लीजिएगा सभी, जैसे कि 22 स्क्वायर बताइए कितना होगा, 22 स्क्वायर इज 484, 23 स्क्वायर इज 529, 24। बच्चों देखो मैंने लिखा हुआ है ये ऑन अवर ओन, ये आपको अपने आप ही लिखने हैं, ठीक है। मेरे से मत एक्सपेक्ट करो मैं एक एक लिखूंगा आपके लिए, बट मैं जानता हूं बच्चे समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। 25 तक बहुत है सर, बिल्कुल बहुत है, हमें 25 तक आते हैं, ठीक है। लाइफ जिंगल वाला, बहुत बढ़िया। क्यूब्स कहां तक आने चाहिए सर, क्यूब्स आने चाहिए बच्चों आपको 1 से लेके 15 तक के, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर हमें तो 6-7 तक आते हैं, तो आगे की याद करो बेटा। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 2, लिख के देख लेना एक बार अपने हाथ से। 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27। ऐसे चलते 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 आगे की बताओ जरा मुझे, 12 क्यूब बताओ जरा। 12 क्यूब होता है 1728, 13 क्यूब होता है आपका 2197, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। 14 क्यूब होता है आपका 2744 और 15 क्यूब होता है आपका 3375। यहां तक याद रखिएगा, लिख लीजिएगा बच्चों। ये सारी चीजें डाटा इंटरप्रिटेशन को शुरू करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम घर शिफ्ट करते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां लगेगी, ठीक है। बैड एग्जाम्पल, बट आप समझ गए हैं मेरे दिल की बात कि ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये चीजें बाद में नहीं देखनी। अगर हमें 14 का क्यूब जरूरत पड़े तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। कैलकुलेटर नहीं उठाना है हमें, कैलकुलेटर हर पेपर में अलाउड भी नहीं होता है, अलाउड है भी तो भी हम कैलकुलेटर का यूज कहीं पे यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसका कारण ये है भाई, कहीं कैलकुलेटर कोई देगा तो यूज कर लेंगे, नहीं तो हमें अपने से भी निकालना आता है। चलिए बढ़ते हैं हम थोड़ी सी कैलकुलेशन क्वेश्चंस की तरफ। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि इन चीजों का यूज क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 27/72 इंटू 100। बच्चों ये मुझे परसेंटेज में निकालनी है वैल्यू, इंटू 100 मैंने कर दिया, परसेंटेज में बताओ कितना बनेगा। तो देखो टेबल आती होगी तो आपको पता लगेगा, 9 की टेबल आती होगी तो 9 3 जा 27 सर, 9 8 जा 72। क्या 9 की टेबल की रिक्वायरमेंट थी इसके लिए? बिल्कुल थी नहीं, तो आपको कैसे पता कि ये किस पे कटेगा। अब ये 3/8 बन गया। अब मुझे बताओ 1/8, आपको पता है 1/8 मैंने अभी अभी लिखा था 12.5% होता है, तो यहां फ्रैक्शन का रोल आ गया बच्चों, जो फ्रैक्शन लिखवाए थे।
1/8 12.5% होता है, तो 3/8 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा 12.5 का, तो 12.5 इंटू 3, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 37.5% इन फ्रैक्शन। तो परसेंटेज में ये 37.5% हो जाएगी। एक बार फिर से देख लो, जैसे 28/63, 7 की टेबल, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 4/9 बन गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करो इस फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/9 पता होना चाहिए। 1/9 पता है सर हमें, 11.11% होता है। तो 1/9 अगर 11.11% होता है तो 4/9 कितना होगा? आप कहेंगे 44.44% होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। ऐसे ही अगर मैं पूछूं ये दोनों, तो इसको ये भी 7 पे कटेगा, 7 7 जा 49, 7 11 जा 77 इंटू 100। मुझे फ्रैक्शन में देखना है ये वैल्यू कितनी होगी, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी अब मैं जब डाटा इंटरप्रिटेशन अगली क्लास में करवाऊंगा। आप समझ रहे हैं, जो चीज़ें मैंने आपको कहा पहले से याद करके रखो, उनका यूज़ बता रहा हूँ बच्चों। क्यों? देखो 1/11 कितना होता है, मैंने अभी लिखवाया था आपको 9.09%। तो इसका 7 टाइम्स कर दो तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 63.63%। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो बच्चों दिल की बात समझ गए ना अब मेरी, है ना? डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं होता बचपन में, ये चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। आपको यूज़ भी पता लग रहा है क्या यूज़ है इनका, आपको करना भी आ गया है। तो अगली क्लासेस में जब मैं आपको टेबल्स, पाई चार्ट्स, लाइन चार्ट से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा तो ये चीज़ें और आसान लगेंगी आपको पहले से पता होगा तो आप कहेंगे अब मज़ा आ रहा है सर सवाल करके। थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल के बारे में बताता हूँ बच्चों। टेलीग्राम चैनल जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, ये टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है। इस पे क्या मिलेगा सर? इस पे सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको मेजर टॉपिक्स के, विद पीडीएफ मिलेगी जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। मिनी मॉक्स मिलेंगे, जितने भी हाँ जी मिनी मॉक्स मिलेंगे जो लेक्चर्स आपको यहाँ करवाते हैं बच्चों। तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस के आपको मिनी मॉक्स मिलते हैं। मेंटोरशिप स्ट्रीम मिलेगी प्रिंस सर और जो भी हमारे DUJET या IP मैट के टॉपर्स रहे हैं उनके साथ। और लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी आपको एग्जाम से रिलेटेड, जितनी भी हैं वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे। करंट अफेयर से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों ज्वाइन कर लीजिए। चलिए और बताता हूं, मैं एक चीज़ और बताता हूं। देखो कैलकुलेशन फ्रैक्शन से करनी आ गई है हमें। कई बार कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी होती है बच्चों, टेढ़ी नहीं होती है बट तरीका होता है करने का। जैसे कि ये देखिए, आपसे मैंने पूछा कि मान लीजिए ये वाला सवाल पहले करते हैं, पहले ये वाला सवाल करते हैं। मैंने आपसे पूछा 44% ऑफ 480 बताओ। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एक तो तरीका ये है कि इसको मैं 44/100 इंटू 480 कर देता हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, और ये मैं काट देता हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 44 इंटू 48 करके डिवाइड बाई 10 कर दूं। ये तरीका कई बार बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार हमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। आपको मैं आसान तरीका बताता हूं। ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आप लोगों की, ये बात गलत नहीं है। बट अगर मुझे 44% निकालना है किसी चीज़ का भी, तो आप सबसे पहले सोचिए कि 480 है तो वो पूरा 100% है, किसी पूरा कंप्लीट। तो अगर मैं इस 480 का सबसे पहले आप क्या निकालना सीखिए, 10%, 1%, 5%, 50%। अगर ये निकालनी आती हैं चीज़ें तो ये तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो ठीक है, ये हमें आता है। अब जैसे मैं पूछूं 480 का 10% कितना होता है, देखिए एक तरीका। 10% कितना होगा? अगर 100% 480 है तो 10% होगा 48 सर। तो 40% कितना होगा? आप कहेंगे सर इसका 4 गुना कर दीजिए, 192। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। अब 40% आपका 192 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका 4% बताइए कितना बनेगा। क्योंकि देखो 44% निकालना है तो 40% 192, तो 4% आप कहेंगे सर 19.2। तो वैल्यू पूछी थी मैंने आपसे 44% की, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर आंसर हो जाएगा हमारा ये 1, ये 0 और ये 2। तो 2 कितना बना देखो जरा, कैलकुलेशन अगर मेरी सही है तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? 192 प्लस 18 210, आई थिंक 211.2 आएगी बच्चों। ये वैल्यू 211.2 आएगी। तो कहना इसे 44% 211.2 बिल्कुल सही आंसर है। ये वैल्यू होगी, ये आंसर होगा इस सवाल का। तो क्या ये बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? क्या इतना क्लियर हो गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कोई दिक्कत नहीं आती है करते हुए? बड़े प्रेम प्यार से, हम बड़े प्रेम प्यार से बच्चों ऐसे करके खत्म कर सकते हैं। चले आगे बढ़े। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक और सवाल ये दिखा देता हूं मैं आपको, करके दिखा देता हूं। जैसे 218.5 वो कहते हैं कितने परसेंट है 380 का, तो 380 को नीचे रखिए और परसेंटेज में पूछा है इसका कितने परसेंट है, तो इंटू 100। तो हमने कहा हमें 218 देखना है, तो ऐसे नहीं देखेंगे। एक तो है कि इसको काट दीजिए फिर इसको सोल्व करिए, जो अपने आप में बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है।
मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं, आपको अभी जो बता रहा था बच्चों 100% तो 380 है। आप बताइए इस 380 का 50% कितना होगा? तो 50% कहेंगे सर आप इसका आधा कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 190 होगा। अब आप वैल्यू चेक करिए कि हमको कितनी वैल्यू देखनी है। आप कहेंगे सर मुझे तो 218.5 देखनी है, लेकिन 50% 190 है, तो मुझे बताओ 50% 190 है लेकिन मुझे 218.5 देखना है, तो आंसर 50% से ज्यादा होगा या कम होगा? बच्चे कहेंगे 50% से तो पक्का ज्यादा होगा सर। मैं पूछूंगा कि अगर 50% से ज्यादा है और एक ही ऑप्शन है जो 50% से ज्यादा है, बाकी सारे ऑप्शन 50% से कम है, तो कैन वी से वही आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन का। पूरा आंसर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन चेक करने हैं। ये सारी बातें ना मैं अगली क्लास में आपसे बहुत डिटेल में बताऊंगा, जब जब आपको एक्चुअली मैं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। आज तो मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए बच्चे कहते हैं सर दो ऑप्शन हुए 50% से ज्यादा, तो मैं कहूंगा चलो 50% आपने निकाल लिया है तो जरा एक बार 5% और निकाल के देख लो। तो आप कहेंगे वो 19 हो जाएगा सर। 50% अगर 190 है तो 5% एक जीरो हटा दो। तो कैन आई से दैट 55% हमारा कितना बन चुका है? आप कहेंगे 209 बन चुका है सर, लेकिन वैल्यू 218.5 चाहिए, तो अभी भी ज्यादा है 218.5। तो कैन वी से आंसर 55% से भी ज्यादा होगा, और अगर एक ही ऑप्शन 55% से ज्यादा है तो आंसर वही होगा। बच्चे कहते हैं सर अभी भी दो ऑप्शन हो गए, तो बच्चों ये लो, अब तो बिल्कुल पूरा निकालने के समीप बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं हम। कितना बाकी है जरा गैप बता दो। बच्चे कहेंगे 9.5। तो अगर 19 आपका 5% है तो बचा हुआ 9.5 जो हमें चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं वो 2.5% होगा, इसका आधा हो जाएगा। अगर 19 5% है तो 9.5 हमारा 2.5% होगा। तो इसको भी अगर आप ऐड कर देते हो इसमें, तो कैन वी से 218.5 बन गया, और एग्जैक्ट आंसर हमारा कितना बन गया? 55 प्लस 2.5 57.5%। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। देखिए आपको जो मल्टीप्लाई करके पूरा निकालना था काट के, वो हमने प्लस माइनस में खत्म कर दिया, एक्चुअली प्लस में ही खत्म कर दिया। तो बच्चों दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको, जैसे मैंने बीच बीच में रोका और मैंने कहा अगर एक ही ऑप्शन 50% से ज़्यादा है तो आंसर वही होगा, तो कई बार हमें पूरा भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन करके ही आंसर पता लग जाता है। तो आई होप सो ये वीडियो पूरा बच्चों को अच्छे से समझ में आया। तो बच्चों थोड़ा सा प्रीमियम कोर्स के बारे में बताता हूँ और फिर आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दे के जाता हूँ। 2 होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। सिलेबस की चिंता मत करो, आपसे कमिटमेंट किया हुआ है बच्चों मैंने, और बिल्कुल कमिटमेंट पूरी की जाएगी, आपको सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। हम बहुत अच्छे पेस पे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं लेक्चर्स ज़्यादा देना शुरू कर दूंगा तो आप बोरिंग महसूस करोगे, आप कहोगे सर इतना कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम सही पेस से चल रहे हैं बच्चों, सब कुछ बिल्कुल आपको डिटेल में करवा रहा हूँ आप, और मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा। आप लोगों से कमिटमेंट है ये मेरा, ठीक है। चलिए आ जाइए जरा प्रीमियम कोर्स थोड़ा सा बता दूं बच्चों। तो जो बच्चे प्रीमियम कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो वो भी बता देता हूं। यहाँ पे आपको सारे थोरो लेक्चर्स मिलते हैं विद हैंड रिटन बुक्स जो फैकल्टी द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सारे लेवल के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होंगे। एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स हैं बच्चों, जो एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही हम लेते हैं बच्चों के। लाइव मेंटोरशिप है प्रिंस सर के साथ, जो कि बैच स्पेसिफिक होती है, वो बैच में लेते हैं, और ये इसमें पर्सनल टच बच्चों ज़्यादा रहता है। और लाइव मैराथन से आपके फैकल्टीज़ के साथ, मेरे साथ, जिसमें मैं जो टॉपिक हमारे वहाँ पे हो चुके होते हैं उन पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ बच्चों को, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और ये डेमो वीडियोस भी बच्चों, इतने सारे डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो टाइम हो चुका है हमारे होमवर्क क्वेश्चन का। तो बच्चों आज के लिए होमवर्क में 2 सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। बिना कैलकुलेटर के जो मेथड मैंने बताए उन मेथड से सोल्व करके आप सबमिट करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इन दोनों के आंसर्स आप पहले कमेंट बॉक्स में डालिए। ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। पहला टॉपिक टेबल शुरू कर रहा हूँ। आपका बेस बन चुका है, फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज के क्लास में मैंने आपकी फाउंडेशन बना दी। अब बच्चों नींव बन चुकी है, इमारत तो बनी जाएगी, क्योंकि उसको बनते हुए टाइम कभी नहीं लगता है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही करते हैं। मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू।